अमेरिका ने रोका है गाजा में सीज फायर का रास्ता। ये बड़ी खबर आपको दे दें, यूएनएससी में अमेरिकी वीटो से ये प्रस्ताव रुक गया है और गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव रुका है। इजराइल हमास में तुरंत सीज फायर का लाया गया था प्रस्ताव। अमेरिका ने गाजा में रोका है सीज फायर का प्रस्ताव और अमेरिकी वीटो से ही हुआ है। यूएनएससी में अमेरिकी वीटो का इस्तेमाल करते हुए ये प्रस्ताव रोका गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े थे और ब्रिटेन ने इसमें वोट नहीं किया था, वोट में शामिल नहीं हुआ था ब्रिटेन। गाजा में युद्ध विराम के खिलाफ अमेरिका ने अपने वीटो पावर का यूज किया है। यूएनएससी में तत्काल युद्ध विराम के प्रस्ताव के खिलाफ है अमेरिका। एक और बड़ी खबर है, तेल अवीव पर हमास का बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमास ने रॉकेट से तेल अवीव पर किया है अटैक। एक साथ दर्जनों रॉकेट से तेल अवीव पर हमला हुआ है। तेल अवीव पर हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक जारी है। आसमान में एक साथ दिखे हैं दर्जनों रॉकेट। इजराइल और हमास के बीच अब आर पार की लड़ाई जारी है। इजराइल के हमलों का हमास के लड़ाके करारा जवाब दे रहे हैं। गाजा में इजरायली सेना बारूद बरसा रही है, गाजा को खंडर बनाने में जुटी हुई है। वहीं हमास भी इजराइल के शहर को निशाना बना रहा है। हमास की तरफ से रॉकेट की बौछार हो रही है। इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव को बारूद के ढेर में बदलने के लिए लगातार हमले जारी है। तेल अवीव पर हमले की इस तस्वीर को देखिए। गाजा की ओर से हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। आप देख सकते हैं कि एक विमान तेल अवीव में उतर रहा है। उसी दौरान दर्जनों रॉकेट आसमान में मंडराते दिख रहे हैं। विध्वंसक हमले की आशंका को देखते हुए दक्षिणी इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमास ने एक और वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो बता रहा है कि इजराइल को करारा जवाब देने के लिए उसकी क्या तैयारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेल अवीव को बारूद के ढेर में तब्दील करने के लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है। तो वही हमास के 250 ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। हमास की सुरंग और गोडाउन पर आईडीएफ के हमले में हमास के 2 बड़े ठिकाने तबाह हो गए हैं। गाजा बारूदी कहर से कराह रहा है। हजारों टन बारूद रोज बरस रहे हैं। प्रतिशोध की ज्वाला में गाजा का दहन हो रहा है। इजराइल के क्रोध से फिलिस्तीन का कोना कोना बारूद के ढेर में तब्दील हो गया है। 24 घंटे लगातार जमीन और आसमान से गोले बरस रहे हैं। कब और कहां मिसाइल गिर जाए किसी को नहीं पता। गाजा में पिछले 63 दिनों से जारी बमबारी में अब तक 17,500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इस बारूदी लड़ाई में 7,870 से ज्यादा मासूमों की मौत हो चुकी है। हमास को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिए इजरायली सेना किसी भी हाल में गाजा से जाने वाली नहीं है। गाजा पर इजराइल का ट्रिपल प्रहार जारी है। इजरायली नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जवान हमास को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। पिछले 2 दिनों में 500 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है। तबाही का ये वीडियो गाजा से है। इजरायली वायुसेना ने भीषण एयर स्ट्राइक कर कई इमारतों को मिट्टी में मिला दिया है। पूरे इलाके में धुएं के गुबार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितनी बर्बादी हुई होगी। और अगली बड़ी खबर, स्कूल के अंदर आईडीएफ हमास का आमना सामना। अंधाधुंध फायरिंग करती दिखी इजरायली फोर्स और स्कूल में हमास के ठिकाने पर हमला किया गया। बाद में आईडीएफ ने पूरे स्कूल को ही उड़ा दिया। गाजा के शुजायर से आया है सनसनीखेज वीडियो। इजरायली सेना के बारूदी ताप से हमास के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। टनल में छिपे हमास लड़ाकों को आईडीएफ ढूंढ कर शिकार कर रही है। ये वीडियो सुजाया इलाके का है जहां एक स्कूल में छिपे हमास के लड़ाकों पर गोलियों की बौछार की जा रही है। आईडीएफ के जवान स्कूल में गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल का कोना कोना गोलियों की गूंज से थर्रा गया है। आईडीएफ की टीम हमास के लड़ाकों को ढूंढते हुए यहाँ पहुंची है। स्कूल के नीचे टनल है जिसमें हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे ये स्कूल को जमींदोज कर दिया गया। शिक्षा के मंदिर की आड़ में हमास आतंक की दुकान सजाए हुए थे। आईडीएफ ने स्कूल की बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर उस टनल का पता लगाया है जहां से हमास अपना सल्तनत चला रहा था। मलबे के बीच इस सुरंग को देखिए। इसी सुरंग को तलाशती हुई इजरायली सेना यहाँ पहुंची थी।
गाजा में बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन फेल हो गया है। इजरायली सेना ने किया था ऑपरेशन, एम्बुलेंस में बैठकर बंधकों को छुड़ाने गई थी आईडीएफ। हमास का दावा, आईडीएफ के ऑपरेशन में एक इजरायली बंधक की मौत हो गई। हमास ने जारी किया मारे गए बंधक का वीडियो। ऑपरेशन में 2 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हुए। इजराइल हमास के बीच 63 दिनों से विध्वंसक हमले जारी हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर दोनों के बीच तनातनी हो रही है। इस बीच आईडीएफ ने बंधकों की रिहाई के लिए एक ऑपरेशन चलाया, लेकिन वो फेल हो गया। आईडीएफ की टीम हमास एम्बुलेंस में छिपकर इस इलाके में पहुंची जहां कुछ बंधक के होने की खबर थी, लेकिन इजराइल की ये बंधक रिहाई के प्लान को हमास ने फेल कर दिया। इस ऑपरेशन में बंदी इजरायली सैनिक सार बरोख की मौत हो गई, जबकि आईडीएफ के 2 जवान घायल हो गए। हमास ने आईडीएफ ऑपरेशन का ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि बंदी इजरायली सैनिक सार बरोख है, जिसकी अब मौत हो चुकी है। हमास ने बंधक रिहाई के दौरान हुई खूनी खेल का वीडियो भी जारी किया है। ये तस्वीर इतना विभत्स है कि इसे हम दिखा भी नहीं सकते। इस ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ और हमास के बीच भिड़ंत हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी मात्रा में हथियार भी है। आईडीएफ ने भी मिशन बंधक प्लान की पुष्टि की है। आईडीएफ ने कहा है कि इस ऑपरेशन में उसके 2 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक बंधक की मौत हुई है। आईडीएफ का दावा है कि इस ऑपरेशन में हमास के कई लड़ाके भी ढेर हुए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज है, गाजा के खान यूनिस में भीषण बमबारी। आईडीएफ ने मस्जिद को बनाया निशाना और हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इजरायली अटैक में 15 लोग घायल हुए हैं। हमास का सबसे मजबूत किला बहुत जल्द ढहने वाला है। हमास का डिप्टी चीफ यहाँ सिनवार का गढ़ बहुत जल्द पूरी तरह से मिट्टी में मिलने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस इलाके की जहां सिनवार का सिक्का बोलता है। अब यहाँ सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। जो कुछ बचा है वो जल्द ही खाक होने वाला है। इजरायली सेना ने खान यूनिस को खंडर बनाने की ठान ली है। सिनवार के गढ़ को कब्रिस्तान बनाने में जुटी हुई है। इजरायल ने इस इलाके में ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि खान यूनिस में इजरायली सेना क्या क्या कर रही है। सिनवार के गढ़ में इजरायली एयरफोर्स बारूदी गदर मचा रहे हैं। आसमान से गिरती मिसाइलें खान यूनिस के कोने कोने को खंडर बना रही है। खान यूनिस इलाके में तब तक बमबारी रहेगी जब तक सिनवार का खात्मा नहीं हो जाता। तब तक आईडीएफ बम बरसाती रहेगी जब तक ये पूरा इलाका मिट्टी में तब्दील नहीं हो जाता। और ब्रेकिंग न्यूज है, गाजा में हमास का काउंटर अटैक। इजरायली फोर्स पर जबरदस्त फायरिंग हुई है। आईडीएफ ने भी दिया है जोरदार जवाब। 2 तरफा फायरिंग में भारी नुकसान की खबर है। गाजा में इजरायली हमलों का हमास के लड़ाके भी विध्वंसक जवाब दे रहे हैं। बैटल ग्राउंड में हमास के लड़ाके कई फ्रंट पर गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे हैं। इजरायली फोर्स पर छिप कर हमले कर रहे हैं। ऐसे में कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां हमास के लड़ाके मोर्टार से हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर रहे हैं। हमास के मुकाबले इजरायली फोर्स गाजा पर ज्यादा हमले कर रही है, लेकिन कई मोर्चों पर आईडीएफ पर हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमास ने इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया है। जंगी मैदान में दहाड़ मारती इजरायली टैंकों पर हमास के लड़ाके चुन कर हमला कर रहे हैं। 3 दिनों में हमास ने आईडीएफ के 79 मिलिट्री वाहन को तबाह कर दिया है। हमास का दावा है कि उसके लड़ाके सिर्फ इजरायली वाहन को ही तबाह नहीं कर रहे, बल्कि हमले में आईडीएफ के जवान भी मारे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, लेबनान में बॉम्ब बरसा रहा है इजरायल। दक्षिण लेबनान के कुनैन में भीषण हमला। हिजबुल्लाह की पनाहगार इमारतों पर अटैक किया गया है। कई फ्रंट पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा इजरायल अब लेबनान की धरती को लाल करने में जुट गया है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के अरमानों को कुचलने के लिए लेबनान में घुसकर बमबारी कर रही है। जहां से हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले को अंजाम दे रहा है, उस जगह को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। लेबनान में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर भीषण बमबारी की। इस हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हो गए। ये दक्षिण लेबनान का कुनैन इलाका है। इस इलाके में इजरायल ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। यहीं से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर रॉकेट दागते हैं। इजरायली हमले के बाद ये इलाका बारूद की ढेर में तब्दील हो गया। कई इमारतें भी जमींदोज हो गई।
लेबनान पर इजरायली हमले का एक और वीडियो सामने आया है। एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस रिहायशी इलाकों में इसलिए बमबारी की गई क्योंकि आईडीएफ को शक था कि यहाँ हिजबुल्लाह और उसके लड़ाके छिपे हो सकते हैं। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूसी सेना आक्रामक दिख रही है। एक साथ कई फ्रंट पर बारूदी प्रहार कर रही है। वॉर जोन में यूक्रेन भी रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। रूस यूक्रेन के बीच कई फ्रंट पर खूनी लड़ाई जारी है। दोनों सेनाएं वॉर जोन में हाहाकारी हमले कर रहे हैं। बैटल ग्राउंड से यूक्रेनी हमले का विनाशकारी वीडियो सामने आया है। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बल पर यूक्रेन रूसी सेना को टक्कर दे रहा है। यूक्रेन ने ब्रेडली से रूसी ठिकानों पर प्रहार किया। आप देख सकते हैं कि ब्रेडली ने कैसे कहर बरपाया। यूक्रेन के जंगी मैदान में यूक्रेनी टैंक आग उगल रहे हैं। यूक्रेन ने स्वीडन से मिले 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन आर्चर से रूसी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार किया। इस तबाही के मंजर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को इस हमले से कितना नुकसान पहुंचा होगा। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से रूसी अटैक का वीडियो भी सामने आया है। रूस की इवानोवा एयरबोर्न फोर्स ने यूक्रेनी सेना पर FPV ड्रोन से हमला किया है। हमले में यूक्रेनी टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं। दावा है कि इस अटैक में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए हैं। और अब सियासी खबरों का रुख करेंगे। 2-3 दिन में बीजेपी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकती है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दलों की बैठक होने वाली है। केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों का मन टटोलेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जल्द मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। बीजेपी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को चुना गया है। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे। बताया जा रहा है कि 10 और 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विधायक दल की बैठक होगी। भोपाल में सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो रविवार को जयपुर में बैठक होगी। विधायक दलों की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद आला कमान इस पर मुहर लगाएंगे। उम्मीद है कि 2-3 दिन में बीजेपी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद का ऐलान कर देगी। वहीं महुआ मोइत्रा अब लोकसभा की सदस्य नहीं रही। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। विवादों में रही टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पूर्व सांसद बन गई है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद संसद सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में दोषी महुआ मोइत्रा पर संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हुई। सरकार और विपक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई। चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद ये प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हो गया। उसके बाद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। The ethics committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और महुआ की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासी बवाल जारी है। विपक्ष समेत पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर बीजेपी सांसदों ने भी पलटवार किया। This is vendetta politics of BJP. I have already mentioned. They kill the democracy. They ditch the people. It cannot be acceptable. It is unacceptable. It is injustice. It is irreparable. And Mova will win the case, win the battle next, and see the people will give the befitting reply to BJP. ये बेबुनियाद तथ्यों पर आधारहीन और श्रेप बदले की भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर 1 year back, you will remember that she had said about you media people that
दो पैसा का मीडिया. Today we want to know in what amount did she sell herself? She sold herself, and we are again sure that CBI investigation has started. She will very soon go to jail. और महुआ मोइत्रा के पास अब क्या विकल्प है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद लोकसभा सदस्यता गंवाने वाली महुआ मोइत्रा के पास अभी भी कई विकल्प हैं। महुआ इस मामले को लेकर अदालत भी जा सकती हैं। महुआ मोइत्रा अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकती हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकती हैं। लोकसभा का कार्यकाल अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। ऐसे में अभी की परिस्थिति में दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि अभी वित्तीय लेन देन के आपराधिक पहलुओं की जांच होनी बाकी है। जांच के बाद सबूतों के आधार पर चार्जशीट फाइल होने के बाद अदालत में मुकदमा चलेगा। अगर महुआ को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों और संसदीय समिति के सदस्यों को सुरक्षा और अनेक विशेष अधिकार हासिल हैं। ऐसे में महुआ को अनुच्छेद 105 के तहत कोई राहत नहीं मिल सकती। अनुच्छेद 105 की वजह से अदालत न्यायिक हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर सकती है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद 9 अलमारी से 200 करोड़ कैश मिले हैं। आयकर विभाग को ट्रक में भरकर नोटों को ले जाना पड़ा। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। नोट से भरे इस कमरे को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नोटों की गड्डियों को देखकर आपकी सांसें अटक जाएंगी। एक साथ इतने नोट की गड्डियां देखकर आप ही नहीं, छापेमारी करने गई टीम भी हैरान हो गई। 56 सेकंड के वीडियो ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। ये नोट अलमारियों और बैग में भरे थे। 1-2 नहीं, 9 अलमारियों में नोट भरे देखकर आयकर विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। नोटों की गड्डी से भरे इस कमरे में जब आयकर अधिकारी पहुंचे और एक के बाद एक 9 अलमारियों को खोला तो वो भी हैरान हो गए। इन अलमारियों में से किसी में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के नोट ही थे तो किसी में 200 रुपए के नोट भरे थे, तो किसी में 100 के नोट को रखा गया था। अलमारियों से बचे नोटों को बैग में रखे गए। नोट इतने थे कि 156 बैग भी कम पड़ गए। आयकर विभाग ने ये नोट झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर रेड में बरामद किया है। तो कांग्रेस सांसद के घर से नोट मिलने के बाद बीजेपी क्या कह रही है, आपको दिखाते हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर रेड के बाद 200 करोड़ कैश मिलने के बाद सियासी भूचाल मच गया है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी के ट्वीट के बाद बीजेपी ने रेड के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल जी और सोनिया जी, कि आप देश को बताएं कि सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं। जितनी जांच एजेंसियां हैं जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है, उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। 1-1 रुपए की वसूली होगी। ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना की रेड्डी सरकार ने विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, जिसके बाद बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हर विधायक अकबरुद्दीन के सामने शपथ लेगा, लेकिन वो जब तक जीवित हैं शपथ नहीं लेंगे। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो गौ मांस खाने के लिए हमें प्रेरित करता है, क्योंकि गाय हम सबकी माता है। तो हम कल बॉयकॉट करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हम शपथ ग्रहण समारोह में हम सम्मिलित नहीं होंगे। नेक्स्ट डे जो नया स्पीकर जो तेलंगाना राज्य का जो बनेगा, उनके चैम्बर में हम लोग जाकर
शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। टी राजा सिंह ने पूछा है कि सीएम रेवंत रेड्डी कहते थे कि बीआरएस, AIMIM और बीजेपी एक है। अब बताएं कि आपका AIMIM से क्या रिश्ता है। इधर गौशाला महल से बीजेपी विधायक सिंह ने भी कहा है कि 2018 में भी इसी AIMIM के विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया था, उस समय भी नहीं ली थी। इधर वर्ल्ड रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर हैं। वैश्विक लोकप्रियता में पीएम ने एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीछे छोड़ दिया। आइए देखते हैं। %76 अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता है। फरवरी में भी पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता थे, हालांकि तब उनकी रेटिंग 78% थी। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के पीएम को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है। जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 37% रही, जो मार्च के बाद से सबसे ऊपर है। इटली की पीएम मेलोनी लिस्ट में 6ठे स्थान पर रही। अप्रूवल रेटिंग में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति रहे, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 66% है। ओब्राडोर इस लिस्ट में 66% रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहे। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की रेटिंग 58% और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की 49% रही। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में पीएम फिर सबसे अव्वल स्थान पर है। यह आंकड़ा 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच जारी किया गया है। खुफिया रिसर्च फर्म ने 22 वैश्विक नेताओं को लेकर ये सर्वे किया है। आदित्य L1 मिशन में इसरो को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसरो ने सूर्य के 11 रंग की तस्वीरें जारी की हैं। +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. आदित्य L1 मिशन की ये तस्वीरें इसरो ने जारी की है। 7 रंगों को अपने में समेटे सूर्य की संरचना कहीं से अधिक है, जो कि इन तस्वीरों से जाहिर हो रही है। सूर्य के इन रंगों को देखिए। सूर्य की ऐसी तस्वीरें अब तक आपने कभी नहीं देखी होंगी। पिलोट सूट ने सूर्य की इन तस्वीरों को कैद किया है। इसरो ने कहा है कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर लगे सौर पेरेग्नी इमेजिनी टेलीस्कोप ने सूर्य के कई इमेज कैप्चर किए हैं। इसरो ने बताया है कि SUIT ने 200 से 400 nm अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में सूर्य की पहली फुल डिस्क रिप्रेजेंटेशन इमेज को सफलतापूर्वक कैप्चर किया है। आपको बता दें कि 20 नवंबर 2023 को पेलोड सूट चालू किया गया था। 6 दिसंबर 2023 को पहली लाइट साइंस तस्वीरें ली गई थी। इसके लिए 11 अलग अलग तरह के फिल्टर का इस्तेमाल किया गया। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 मिशन में सूट समेत 7 पेलोड का इस्तेमाल किया गया है। इस सूट को तैयार करने में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने अहम भूमिका निभाई है। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस ईरान के दुश्मनों के सामने शक्ति प्रदर्शन। पुतिन के विमान को ईरानी जेट ने किया स्कॉट। ईरानी F-14 और F-4 ने यूएई के क्षेत्र में पहुंचाया। F-14 और F-4 के ने पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया। पिछले दिनों यूएई के दौरे पर गए थे राष्ट्रपति पुतिन। पहली बार ईरानी जेट से एस्कॉर्ट करने का ये वीडियो सामने आया है। यूएई का एयर स्पेस इस वक्त आपको नजर आ रहा है, और आपको ये जो विमान नजर आ रहा है आसमान में, ये व्लादिमीर पुतिन का। और देखिए, दोनों तरफ आपको जो फाइटर जेट नजर आ रहे हैं विमान के बगल में, दोनों तरफ ये दरअसल जानकारी ये सामने आ रही है कि ईरानी जेट ने पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया, और इसके जरिए बाकायदा पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की और अपनी दोस्ती का भी जो प्रदर्शन है वो किया गया है। ईरान और रूस की तरफ से ईरानी F-14 और F-4 ने यूएई का जो एयर स्पेस है वहां पर पहुंचाया। तो आप देखिए, आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है एक बड़ा विमान जो कि व्लादिमीर पुतिन का विमान है, और दोनों तरफ आपको छोटे विमान नजर आ रहे हैं जो कि फाइटर जेट हैं जो एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, ये क्या बतला रहा है? ये दोस्ती कितनी प्रगाढ़ हो रही है और दुनिया के सामने क्या जताने की कोशिश? देखिए करुणा, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि पुतिन उस टेरिटरी को प्रवेश करके सुरक्षित निकल गए जहां पर कि अमेरिका के कई युद्धपोत तैनात हैं, जहां अमेरिका के कई हजार सैनिक तैनात हैं। उसके बीच ईरान के फाइटर जेट पुतिन के विशेष विमान के साथ साथ रूस के फाइटर जेट वहां से होकर गुजर रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में देखिए कि चाहे वो भूमध्य सागर हो, चाहे वो लाल सागर हो, चाहे वो फारस की खाड़ी हो, इन सब इलाकों में होकर जब पुतिन का विमान गुजरता है तो वो ये बता रहा है कि देखिए, रूस ईरान की दोस्ती हो या रूस का मध्य पूर्व के साथ संबंध इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं कि जिस अमेरिका को उस क्षेत्र में महाशक्ति होने का दावा होता था वो एक के बाद एक ढहता चला जा रहा है। ये पुतिन का विजयी रथ आप इसे कह सकते हैं
कि पुतिन का विमान आगे बढ़ रहा है, ईरान के फाइटर जेट उसकी सुरक्षा दे रहे हैं, और ये सब उन इलाकों में हो रहा है जहां पर पूरी ताकत लगा रखी है अमेरिका ने। बिल्कुल शुक्रिया आपका, बिल्कुल शुक्रिया आपका मनीष झा इस पूरी जानकारी के लिए।